किसी ने बहुत कमाल की लाइनें लिखी हैं। किसी ने बहुत कमाल की लाइनें लिखी हैं। आपसे गलतियां भी होंगी, आपको गलत भी समझा जाएगा। मेरे बच्चों बहुत ध्यान सुनना, आपसे गलतियां भी होंगी, आपको गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है साहब, ये जिंदगी है साहब। आपकी तारीफें भी होंगी और आपको कोसा भी जाएगा। आपकी तारीफें भी होंगी और आपको कोसा भी जाएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल जी? वधिया सारे एकदम तंदुरुस्त हो? फैमिली सारी वधिया है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली, मतलब मेरे क्यूट क्यूट सामने बैठे हुए बच्चे इतने नालायक होंगे। बच्चा कह रहा है अब हमने नालायकों वाला क्या काम कर दिया? आपने नालायकों वाला क्या काम नहीं किया? मतलब जो मैंने घर से क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, अपने सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत किया। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत किया सर, और आपने मेरा दिल तोड़ा है। मतलब सही बता रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे भी मेहनत पे पानी फिर जाता है और ऐसे आप मिट्टी डाल देते हो, नालायक। मतलब मैंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाया था, उसके बावजूद भी अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है सर। और चलो ये हो ना कि 5-10% बच्चों ने गलत किया, मतलब मेजोरिटी बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन गलत किया हुआ है। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्यों गलत किया, कैसे गलत किया, कहां गलती हुई, वो सारी बातें बताऊंगा। उसको बहुत ध्यान सुनना कि आपने होमवर्क में कहां पे गलती की है, ताकि एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए जी। और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैंने यहां तो गलती बर्दाश्त कर ली, बट अगर किसी बच्चे के एग्जाम में आंसर गलत होंगे ना सर, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और ध्यान से देखना नालायकों। ठीक है, बच्चा कह रहा है हाय यार, मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्या गलती ऐसी हो गई है? अभी बताता हूं तुम्हें क्या गलती तुम्हारी हो गई ना, अभी रुको एक मिनट। लो जी, आज हमें फिर कैपिटल गेन की रिवीजन आज हमें स्टार्ट करनी है, और ऑलमोस्ट कैपिटल गेन आज हम खत्म कर देंगे। ये लगा लो 90% कैपिटल गेन आज हमारा खत्म हो जाएगा। जो 10 या 15% होगा नेक्स्ट रिवीजन क्लास में उसको हम कंप्लीट करके एमसीक्यूज जो होंगे कैपिटल गेन के उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। बट उससे पहले जी, जिन जिन बच्चों के नाम मैंने लिखे हैं उनके मैं कुछ नाम बोल दूं, और जितनों बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूं ना, ये लगा लो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत किया है। ठीक है जी, और ऐसे नालायक बच्चे हैं, कई बच्चों ने फर्स्ट का आंसर भी गलत किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं। लो जी, एक तो जतिन, अंकित, आदिति, प्रीति, अनंत, श्रेया, उसके बाद जी कीर्ति, आयुष, साक्षी, तृप्ति, बबीता, मुस्कान, नेहा, अभिजीत, हिमांशु, अपर्णा, नंदनी, उसके बाद जी प्रियांशी, एक बच्चे का नाम है गंगाधर। शक्तिमान तो नहीं आ गया कहीं? शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, गंगाधर आ गया बीच में। उसके बाद जी पूजा अग्रवाल, खुशी, उसके बाद पायल, सूर्य, लवली, जसप्रीत, मनीष, जानवी, प्रखर, पंकज, अजीत, वंदना, जोली, दृष्टि, और दिव्यांशी, सुचिता, कृष्णा, आदित्य, मानसी, पुलकित, और अमन, और ऐश्वर्या, और मनीषा। ये सब बच्चे हैं, और भी कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं, बट सेकंड के आंसर ऑलमोस्ट बच्चों के गलत हैं। अरे बच्चा कह रहा है सर ऐसी हमसे क्या गलती हो गई सेकंड क्वेश्चन में, आप बताओ तो सही। हमें तो लग रहा है हमारे सेकंड क्वेश्चन सही है, यही तो लगता है। यही तो लगता है, जब एग्जाम देके बाहर आते हो ना, लगता हमें ऐसा कि हम 100 नंबर करके आए हैं, 40 नंबर क्यों आ रहे हैं। और वो 10% बच्चा जो क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ के आंसर करके आएगा ना सर, वही पास होगा फिर। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपको 10% वाली कैटेगरी में आना है, 90% कैटेगरी में नहीं आना आपको। तो बहुत ध्यान से देखना हमने गलती कहां किया, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है जी, स्टार्ट करें क्लास? पक्का पक्का? सारे बच्चों को बुला लो फटाफट से, जल्दी बुलाओ सारे बच्चों को, कह दो उनको कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट हो गई है, और उन नालायकों को भी बोल दो कि उन्होंने भी होमवर्क में कहां गलती की है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रह जाएं। इधर देखो ध्यान से। एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जिन बच्चों ने गलत किया है वो भी चेक करें, जिन बच्चों का सही है उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक करना एग्जाम्पल नंबर 1 जो है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा किस करिए, अगर कैपिटल एसेट को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने कल की रिवीजन क्लास में कहा था उसको हम ट्रांसफर मान लेंगे, और जब स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा, उस ईयर में बिजनेस की इनकम भी टैक्सेबल होगी। अब एक बात क्वेश्चन देख के बोलना जी, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है 1 जुलाई 2000 को, आपने परचेज कितने की है जी? 8 लाख रुपए की आपने परचेज की है। और 1 अप्रैल 2001 को उसकी 9 लाख रुपए की एफएमवी है, और 7 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। मेरा पूरी क्लास से पहला क्वेश्चन है, मेरा पूरी फैमिली से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कॉस्ट क्या बनेगी जी? जल्दी बोलो, इनमें से कॉस्ट क्या बनेगी? 8 लाख बनेगी, 9 लाख बनेगी, या 7 लाख बनेगी? कई नालायक बच्चे कह रहे हैं सर कॉस्ट बनेगी 9 लाख। अगर मेरे सामने होते उनको मैं कान पकड़ के ऐसे प्यार करता, फिर ध्यान रखना, प्यार मतलब समझ गए ना, गुस्से वाला प्यार। एक बात मैंने सोच के बताओ, नालायक को 9 लाख रुपए कॉस्ट क्यों बनेगी?
मैंने कल भी कहा था जी, आपकी कॉस्ट क्या बनेगी, परचेज प्राइस और एफएमबी और एसडीवी दोनों में से लेस होगा ना, उससे कंपैरिजन करोगे। पहली बात तो इन दोनों में से लेस क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों में से लेस क्या निकल के आ रहा है, 7 लाख रुपए। अब 8 लाख और 7 लाख हायर क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी 8 लाख रुपए। सर कॉस्ट आपकी 9 लाख रुपए नहीं बनेगी, कॉस्ट आपकी बनेगी 8 लाख। अच्छा, अब आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, किस दिन कन्वर्ट किया आपने, 15 दिसंबर 2015 को। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो मेरा सेल प्राइस बन जाएगी। मैंने कल की रिवीजन क्लास में कहा था सर, कैपिटल एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो जब कन्वर्ट करोगे उस टाइम की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो 80 लाख रुपए हैं ये मेरे किसी काम के नहीं है। आपने बुक्स में अमाउंट्स कितना भी रिकॉर्ड किया हो वो मेरे किसी काम का नहीं है। 45(2) में ये सिर्फ हमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया और हमारे किसी काम का नहीं है। अब एक बार चेक करना, सेल प्राइस आपका हो गया 70 लाख रुपए। उसके बाद कॉस्ट मेरी बन गई 8 लाख रुपए। तो अगर कॉस्ट 8 लाख रुपए है, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। अब याद करो, मैंने कल की क्लास में कहा था अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो वो कन्वर्जन जो होगा वो ट्रांसफर बन जाएगा। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे वो कन्वर्जन ट्रांसफर बन जाएगा। कन्वर्जन आपने कब किया, 15-16 में। तो मुझे 15-16 का जो रेट होगा ना उससे मल्टीप्लाई करना है। मुझे 15-16 का जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 15-16 का रेट मेरा क्या निकल के आ रहा है जी, एक बार चेक करो। 15-16 का रेट जो होगा दैट इज 254। तो अगर मैं 254 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 254 से मल्टीप्लाई करूंगा जी, मेरी आई कोवा कितनी निकल के आ गई, 8 लाख, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 254, मेरी आई कोवा आ गई है 20,32,000 पे। ये मेरी आई कोवा निकल के आ गई 20,32,000 पे, ये मेरी आई कोवा आ गई। अब अगर मैं इसको 70 लाख में से माइनस कर दूंगा, हाँ जी, अगर मैं 70 में से माइनस कर दूंगा तो बैलेंस आएगा 49,68,000 का। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। 49,68,000 का ये मेरा क्या निकल के आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, ये तो मेरा कैपिटल गेन है। अब निकालनी है बिजनेस की इनकम। अब मुझे बिजनेस की इनकम निकालनी है। एक बार चेक करना, स्टॉक इन ट्रेड आपने बेचा कितने का, 120 लाख का। याद करो, मैंने रिवीजन क्लास में भी कहा था और रेगुलर बैच में भी कहा था कि जो इसकी कॉस्ट बनेगी ना, जो आपने फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन का सेल प्राइस बनाया है, तो बिजनेस की इनकम निकालने के लिए वो कॉस्ट बन जाएगी। मैं दोबारा बोलूंगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस बनी वही फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस की इनकम निकालने के लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी, 70 लाख कॉस्ट बनेगी। तो अगर मैं 120 में से अगर 70 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस क्या आ गया, 50 लाख रुपए। तो ये मेरी बिजनेस की इनकम निकल के आ गई। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया 120 माइनस में 70, 50 लाख रुपए बिजनेस की इनकम है और कैपिटल गेन है 49,68,000। ये मेरे कैपिटल गेन आ गए। बताओ इस क्वेश्चन में था क्या। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने सही किया है, मैं गुस्सा उनसे नहीं हूं, बट जिन बच्चों ने गलत की है मैं उनसे गुस्सा हूं जी। और अभी भी कई नालायक बच्चे हैं, पता क्या सोच रहे हैं, कह रहे यार मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा, सर ने जो 70 लाख रुपए बिजनेस की कॉस्ट ली है उसको इंडेक्स तो किया ही नहीं। भाई यहाँ पे इंडेक्सेशन जो करेंगे 15 से करेंगे और 2020 तक करेंगे। एक बात मैंने सोच के बोलना, इंडेक्सेशन क्या कैपिटल गेन में करते हैं या पीजीपी के अंदर करते हैं। सर कैपिटल गेन में करते हैं, अब चैप्टर पीजीपी का है। और अगर पीजीपी का चैप्टर है उसमें इंडेक्सेशन का क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। उसमें तो सेल प्राइस माइनस में कॉस्ट, आपकी बिजनेस की इनकम आ गई। इंडेक्सेशन जो होगा वो कैपिटल गेन के चैप्टर में होता है, बिजनेस के चैप्टर में नहीं होता। ठीक है जी, अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ओके, आगे बढ़ सकता हूं जी। तो कैपिटल गेन आपने ये निकाल लिया। एक बार दोबारा बोल दूं, इंडेक्सेशन आपने 2001-2 से स्टार्ट किया क्योंकि उससे पहले के इंडेक्स रेट ही नहीं है। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कब बनेंगे, जब कन्वर्जन होगा, मतलब 15-16 में, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दी। कॉस्ट आपने 8 लाख रुपए कैसे ली, इन दोनों में से लेस कितना आ गया, 7 लाख रुपए। इनमें से हायर क्या आ गया, 8 लाख रुपए। 8 लाख मेरी कॉस्ट बन गई, उससे आपने निकाली आई कोवा। सेल प्राइस आपका 70 लाख है, आपका कैपिटल गेन निकल के आ गया। इस तरह से हमने कैपिटल गेन निकाला है। और बिजनेस की इनकम 120 और जो एफएमबी उसका सेल प्राइस बनी वही बिजनेस की इनकम के लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो 120 माइनस में 70, 50 लाख रुपए बिजनेस की इनकम आ गई। ठीक है, और ये जो 80 लाख रुपए हैं ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्वेश्चन में इसका हमें कुछ नहीं करना। ठीक है जी, लो जी, अब जाके एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, जो मैंने घर से होमवर्क दिया था। अब आ जाओ जहां पे सब नालायक बच्चों ने गलती की है, इधर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2। अब बिल्कुल सीधो के बैठ जाना जी, बिल्कुल सीधो के बैठना और चेक करना गलती की कहां है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ना सर, अगर फिर आपने गलती कर दी तो मेरी रिवीजन क्लास का फायदा कुछ भी नहीं होगा। और रिवीजन क्लास का फायदा तब है जब सारे पॉइंट आप बढ़िया समझ के जाओगे।
इधर सुना ध्यान से, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है एक बार चेक करना। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करें, वो कह रहे परचेज की है 25 जुलाई 95 को 7 लाख रुपए की, 141 को एफएमबी 9 लाख रुपए है, 141 को एसडीवी 8 लाख रुपए है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है इसकी कॉस्ट क्या लेंगे, पहले तो कॉस्ट क्या लेंगे। हाँ कॉस्ट क्या लेंगे, क्या कॉस्ट 9 लाख लेंगे सर, क्या कॉस्ट हम 9 लाख लेंगे, आंसर इज नो। यहां पे चेक करो एफएमबी और एसडीवी विच एवर इज लेस क्या बन गया 8 लाख रुपए। अब ये 7 लाख रुपए और 8 लाख रुपए हायर क्या बन गया 8 लाख रुपए, तो इसकी कॉस्ट जो बनेगी वो 8 लाख रुपए कॉस्ट बनेगी। सर मैंने कल भी कहा था कि एफएमबी कॉस्ट आपको तब लेनी है अगर एफएमबी आपकी एसडीवी से कम हो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू मेरी एसडीवी से ज्यादा है तो फिर एसडीवी और परचेज प्राइस इनमें जो हायर होगा वो मेरी कॉस्ट बनेगी, ठीक है जी। तो भैया इनमें से लेस आपका 8 लाख रुपए, फिर 7 और 8 में से हायर कौन सा 8 लाख रुपए, तो मेरी कॉस्ट क्या बनेगी 8 लाख रुपए। लोरी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपने घर बेचा है 80 लाख रुपए का, 15 दिसंबर 2019 को आपने एग्रीमेंट किया, और जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 86 लाख है, और मिस्टर बी ने क्या किया जी 20 लाख रुपए एडवांस पे कर दिया अकाउंट पे चेक से 13 दिसंबर 2019 को। फिर वो कहना चाह रहे हैं घर का पोजेशन कब दिया जी 5 अप्रैल 20 को, घर की रजिस्ट्री कब हुई है 15 जून 20 को, और जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 90 लाख रुपए। वो कह रहा है कैपिटल गेन निकाल दो। पहली बात तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है इन दोनों स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से किस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को बेस बनाऊंगा जी। ये कई नालायक बच्चे जो बीच में बातचीत कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन सुन लो सर, क्वेश्चन सुन लो, आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी फिर। प्लीज सुनना ध्यान से। अब इन दोनों स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से किसको बेस बनाऊंगा जी, 86 लाख बेस बनेगी या 90 लाख बेस बनेगी। सर आप चेक करोगे 86 लाख स्टैंप ड्यूटी जो होगी ना वो बेस बनेगी। और 86 लाख बेस क्यों बनेगी, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया अदर देन, ध्यान सुनो, अदर देन कैश, मतलब अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, उस केस में एग्रीमेंट के दिन की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो बेस बनेगी। और अगर आप चेक करोगे अकाउंट पे चेक से पेमेंट की है एडवांस की, कब किया 13 दिसंबर को, मतलब एग्रीमेंट से पहले पे कर दी। मेरा एग्रीमेंट हुआ 15 दिसंबर 19 को, आपने उससे पहले अकाउंट पे चेक पे कर दिया, तो एग्रीमेंट के दिन की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो मेरी बेस बन जाएगी। इट मींस ये 90 लाख रुपए ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये 90 लाख रुपए ये मेरे किसी काम के नहीं है, मैंने क्रॉस मार दिया। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर 86 लाख मेरी स्टैंप ड्यूटी बेस बन रही है तो क्या ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा या कम है। सर क्या ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा या कम है, ऑब्वियस सी बात है कम है। और मैंने कल की रिवीजन क्लास में भी कहा था कि अगर स्टैंप ड्यूटी आपके सेल प्राइस के 110% से कम होगी उस केस में जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल कंसीडरेशन बन जाएगा। तो पहली बात तो यहां पे सेल प्राइस जो होगा वो 86 लाख नहीं बनेगा, 80 लाख बनेगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब मनीषा कहती सर, मैंने कहा हाँ, कहती सर 86 लाख क्यों नहीं बनेगा, भाई आपने तो कहा कि एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे। मैंने कहा मनीषा जो आपने बोला है वो गलत बोला है, मैंने ये नहीं बोला मनीषा, मैंने ये बोला है कि एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेस बनाएंगे, मैंने ये नहीं कहा कि वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे। मनीषा फर्क सिर्फ बोलने का है, अगर आप गलत बोलोगे आप गलत लिख के आओगे। मैंने क्या बोला था कि अगर बायर ने कुछ पैसा एडवांस पे कर दिया अकाउंट पे चेक से, ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, तो एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को बेस बनाकर फिर सेल प्राइस निकालोगे, बस ये बात ध्यान देना। हाँ अगर यहां पे ध्यान सुना, अगर यहां पे अकाउंट पे चेक से पेमेंट की होती और यहां 13 दिसंबर की बजाय अगर 17 दिसंबर होता, मतलब एग्रीमेंट के दिन के बाद होता, तो फिर 86 लाख बेस ना बनती, फिर 90 लाख बेस बनती। बट यहाँ पे 13 दिसंबर है, बेस क्या बनेगी 86, और ये स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस के 110% से कम है, क्योंकि अगर मैं 80 लाख का 110% निकालूंगा तो कितना आएगा 88 लाख आएगा ना। अगर मैं 80 लाख का 110% निकालूंगा 88 लाख आएगा, यहाँ पे कितना है 86 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है 110 से कम है, और अगर 110 से कम होगा तो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल कंसिडरेशन बनेगा। तो बच्चा कह रहा है सर यही हमने लिया है, हमने यही लिया है सर, तो मेरे को लग रहा है सर आपका गलत है हमारा गलत नहीं है। अभी रुको तो सही मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे पीले, मेरे नीले कलर के बच्चे, अभी रुको तो सही। अब मैं दिखाता हूं हमने गलती की कहां है। आपने सेल प्राइस बिल्कुल सही लिया, काफी बच्चों ने सेल प्राइस 80 लाख लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट भी काफी बच्चों ने सही लिया, 8 लाख रुपए आपने कॉस्ट ली है, ठीक है। अब डिवाइड बाय 100, अब मेन मुद्दा आ रहा है मल्टीप्लाई किससे करना है।
अब आप में से काफी सारे बच्चों ने जो मल्टीप्लाई किया है ना, वो आपने किया 1920 से। आपने कहा जी एग्रीमेंट हुआ 15 दिसंबर 2019 को, तो ये हमारा 1920 है, आपने 1920 का रेट क्या ले लिया, आपने 1920 का रेट ले लिया, यहाँ पे 1920 का रेट है 289, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर वही आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ज्यादा नहीं, ज्यादा खत्म हो जाएगा। और मैंने इवन अपनी क्लास में तो बोलता हूं, सुबह उठ के 7 बादाम भिगो के खाओ, और हो सके तो एक साथ में चम्मच च्यवनप्राश का भी खाओ। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, मैंने सर 247 याद करो, 247 की रिवीजन, 247 की रिवीजन हमारी ट्रांसफर की बात थी, हमारी ट्रांसफर की बात थी ना। और 247 में क्या लिखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब पोजेशन दोगे ना, जिस ईयर में पोजेशन दोगे उस ईयर को ट्रांसफर मानते हैं। सर मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि जहां एग्रीमेंट होगा वो साल ट्रांसफर का बनेगा। भूल गए ना, भूल गए, वही भूल गए, काम खत्म हो गया बस। सारी पढ़ाई हुई बातों पे आपने मिट्टी डाल दी, और फिर बच्चा बाहर रह के बोलेगा अरे यार विवेक सर ने ना रिवीजन क्लास में बढ़िया नहीं पढ़ाया, रेगुलर वैसे बढ़िया नहीं पढ़ाया। वो ये नालायक बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई थी, हमने पोजेशन वाला पॉइंट ध्यान नहीं दिया। क्या ये बातें मैंने आपको क्लास, रेगुलर बैच छोड़ो सर, रेगुलर बैच छोड़ो, मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी आपको बताया था पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कहते हैं। अब आपने क्या किया, आपने 1920 का रेट ले लिया, जबकि पोजेशन जो है, पोजेशन कब है सर, 5 अप्रैल 2020 को, और 5 अप्रैल 2020 जो है वो 2021 में आ रही है। सर 5 अप्रैल 2020 जो है वो 2021 में आ रही है। 5 अप्रैल किस में आएगा, 2021 में आएगा ना, और 2021 का रेट जो होगा वो 301 होगा, ये बात ध्यान देना। और मैंने क्या कहा था 247 में क्या लिखा है कि जिस ईयर में ट्रांसफर होगी उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे। ट्रांसफर मेरा पोजेशन है, पोजेशन मेरा 2021 में है। और इंडेक्सेशन, हाँ जी, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर आपका 2021 में, ट्रांसफर करोगे 301। अब एक बार चेक करना, 8 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 301, ये निकल जाएगा 24,08,000, और आंसर यहां पे निकल के आएगा जी 55,92,000, ये आंसर निकल के आएगा। अब कई बच्चे से माथा पकड़ के बैठ गए, अरे ओ यार शट यार शट यार शट यार, यार मैंने क्यों गलती कर दी यार, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हो नालायक। हो गई ना गलती, अब एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, अब तो गेम खत्म हो गई। अब जो 10% बच्चा होगा जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, बस वही तो बच्चा पास होगा। तभी कहता हूं जब क्वेश्चन किया करो बहुत ध्यान से किया करो सर। आपकी आदतें हैं घूमने की बस, और कई बच्चों की आदतें हैं रटने की, अच्छा ऐसे होगा तो वैसे होगा, वैसे होगा तो ये होगा, ये होगा तो क्यों होगा, ये होगा तो वैसे होगा। ये बातें बिल्कुल बेकार हैं टैक्सेशन के अंदर तो खास तौर पे। अगर टैक्स में कोई भी पॉइंट अगर रट के चलोगे सर, हर क्वेश्चन में गलती करोगे आप। अगर लॉजिक क्लियर करके चलोगे, समझ के चलोगे, अच्छे ढंग से पढ़ के चलोगे, किसी भी क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे। अब एक बार बताना कितने बच्चों का ये आंसर सही था जी, एक बार बताना जरा कितने बच्चों का सही था, क्योंकि मेरे पास आंसर जो आया है मेजर बच्चों का 56,88,00,000 आया, और 56,88,00,000 तब निकलता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं 289 से। ठीक है, ये अमन नालायक बच्चा, ऐश्वर्या हो गया, मनीषा हो गया, हिमांशु हो, नहीं हिमांशु का सही है जी, हिमांशु ठाकुर, हिमांशु ठाकुर के लिए क्लैपिंग जी, हिमांशु का सही है जी, हिमांशु ने 55,92,000 आंसर दिया, बहुत बढ़िया हिमांशु, वेरी गुड जी। अभिनव नालायक जी, मंजू भी नालायक, उसके बाद जी आकांक्षा भी नालायक, प्रियंका, प्रिया, ये सब नालायक बच्चे हैं, प्रिया, पायल, ये सब नालायक हैं। मैं इनको क्या बोलो, बच्चा कह रहा आप नालायक ही बोलो, आपका बोला हुआ नालायक हमें अच्छा लगता है, तो कम से कम दिल पे भी तो चुभना चाहिए आपको। मैं जब बार बार नालायक बोलता हूं ना, ऐसे नहीं बोलता, मैं कहता हूं दिल पे वो बात लगनी चाहिए, ताकि अगली बार हम गलती ना करें। ठीक है, अब समझ में आ गया जी। तो हिमांशु के अलावा मेरे ख्याल से और किसी बच्चे का भी सही हो सकता है, मैं नहीं कह रहा किसी का सही नहीं है, और किसी बच्चे का भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से 10% रेशो होगी बस। अब आप खुद बताना, देखो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर डाला तो पता लगा ना गलती कहाँ है, पता लगा ना गलती, कितना अच्छा फील हुआ कि हाँ भाई हमें गलती पता लगी। अब जो नालायक बच्चे वीडियो पूरी देखते हैं बट क्वेश्चन करके आंसर नहीं डालते ना सर, बहुत गलत बात है, देखो पाप लगेगा फिर, सर पाप लगेगा। देखो काली माता आएगी, फिर मत कहना कि सर ये काली माता क्यों आ गई है, आएगी वो तो, क्योंकि जब पूरी वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं डालोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा और आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे से गलती कहाँ है।
और घबराए मत करो सर, मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूं, अगर हम सब एक पूरी फैमिली बन के चल रहे हैं तो ये परिवार ही है, ये परिवार ही है। ठीक है, और परिवार मान के चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये मान के चलोगे कि एक यूट्यूब चैनल है, बाकी यूट्यूब चैनल की तरह, तो उसमें सर फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा सर, मैंने अपने YouTube चैनल पे ना तो कभी किसी की बुराई की है, ना मेरी वो आदत है। मैं आपको भी ये बात सिखाता हूं, ना तो कभी किसी की बुराई करना, ना बुराई सुनना, हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दो बस। मुझे अपना बेस्ट देना है बस, मुझे अपना काम करना है। अगर मैं सच्चे दिल से काम कर रहा हूं तो भगवान तो देख रहे हैं ना सर। तो सिंपल सी बात है सर, जब तक मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं ना, मुझे पता अगर मैं ऑनेस्टी से बेस्ट दे रहा हूं मुझे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही आपने रूल अपनाना है बस। हमेशा बस अपना काम करते रहो, अपना काम करो, दूसरों को इग्नोर करके अपना काम करते रहो। ठीक है, और फैमिली की तरह ट्रीट करके चलोगे तो हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो अब हो गए जी, पड़ गई तसल्ली। सेकंड क्वेश्चन गलत करके पड़ गई तसल्ली? बच्चा कह रहा है हाँ पड़ गई तसल्ली सर, अब आगे गलती नहीं करेंगे। चलो अगले सेशन में जब कैपिटल गेन के एमसीक्यूज करेंगे तब देखता हूं आप कितनी गलतियां करते हो। आओ जी, अब फाइनली कैपिटल गेन की फटाफट से रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। जो बैलेंस प्रोविजन है छोटे छोटे उसको हम कंप्लीट करते हैं। 90% कैपिटल गेन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जो 10% या 20% बच जाएगा उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज करेंगे, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, और एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जी, आप मेरे से पहले कंप्लीट करके यहाँ पे बैठना। ठीक है, लो जी अब एक बार चेक करना आज हमें प्रोविजन कौन कौन से कंप्लीट करने हैं आज की रिवीजन क्लास में। एक तो सेक्शन 50D हमें रिवाइज करना है, 50CA हमें रिवाइज करना है, 1037 हमें रिवाइज करना है, 112A हमें रिवाइज करना है, 111A हमें रिवाइज करना है, 51 हमें रिवाइज करना है, 50B हमें रिवाइज करना है। ये प्रोविजन जो है ये आज की रिवीजन क्लास का हमारा टारगेट है। और जब ये खत्म हो जाएंगे मेजर प्रोविजन कैपिटल गेन के ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, इधर देखना ध्यान से। अब सबसे पहला सेक्शन जो है 50D, याद करो क्लास में सर मैंने आपको ना एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करवाई थी और मैंने क्लास में आपको लॉजिक बताया था कि 50D गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी। जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उन्हें शायद ध्यान में आएगा, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी गुडियर कंपनी की। जो गुडियर कंपनी है टायर्स बनाती है, मैंने कहा था उस गुडियर कंपनी की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 50D लेकर आए थे। अब मैं उस जजमेंट पे नहीं जा रहा, उस लॉजिक पे नहीं जा रहा, बट 50D में लिखा क्या है वो बताने जा रहा हूं। अब सेक्शन 50D ये बात कहता है कि अगर किसी केस में तुम्हारा सेल प्राइस नहीं निकल पा रहा, अगर किसी केस में तुम्हारा सेल प्राइस नहीं निकल पा रहा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन है या नॉट असर्टेनेबल है, उस केस में जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना। मैं दोबारा बोलूंगा, 50D ये बात कहता है कि अगर किसी केस में सेल कंसीडरेशन डिटरमाइन नहीं हो पा रहा या नॉट असर्टेनेबल है तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो तुम्हारी सेल प्राइस बन जाएगी। बस ये बात ध्यान दो, एक बार चेक करना, देखो क्या लिखा हुआ है। where the consideration received cannot be determined, then FMV of the said asset shall be deemed to as be sale consideration for the purpose of capital gain। और ये FMV लेनी किस दिन की है? जिस दिन भी आपने ट्रांसफर किया होगा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी। ठीक है, अब वंदना कहती सर सिंपल सा मतलब ये पॉइंट है ना कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ गया कि मान लो एसेट बेची है, उसका सेल प्राइस नॉट असर्टेनेबल है, तो इन चारों में से सेल प्राइस क्या लेंगे? तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बिल्कुल सही बोला वंदना आपने, बिल्कुल परफेक्ट बोला। अगर सेल प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा या असर्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो सेल प्राइस बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया 50D। अब एक हमारा सेक्शन था 50CA। याद करो बचपन के दिन, जब आप रेगुलर बैचेस में आते थे या आप किसी और टीचर की क्लास में जाते थे या आप सेल्फ स्टडी करते थे, आपने एक सेक्शन कैपिटल गेन में 50CA किया होगा। 50C एप्लीकेबल कब होता है? 50C एप्लीकेबल तब होता है अगर आपने अनलिस्टेड शेयर बेचे हैं या अनकोटेड शेयर बेचे हैं। और याद करो मैंने क्लास में कहा था अगर आपने अनलिस्टेड शेयर बेचे हैं या अनकोटेड शेयर बेचे हैं और उसका सेल प्राइस अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम होगा तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। ये बातें 50CA के अंदर लिखी हुई थी। तो मेरी पूरी फैमिली एक बार दोबारा सुन लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया लिस्टेड शेयर का, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया लिस्टेड शेयर का, उस केस में एफएमवी कंसीडर नहीं करनी। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया अनलिस्टेड शेयर का, उस केस में एफएमवी कंसीडर करनी है। और 50CA कहता है अगर अनलिस्टेड शेयर बेची हैं और तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस तुम्हारी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो एफएमवी जो होगी वो तुम्हारी सेल प्राइस बन जाएगी। बस ये बात ध्यान देना।
तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में कभी भी एफएमवी नहीं देखनी होती। मैं दोबारा बोलूंगा, जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप बेचते हो, जब भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, उस केस में आपको एफएमवी नहीं देखनी होती, बट अनलिस्टेड शेयर वाले केस में आपको एफएमवी देखनी होती है। एग्जाम में आपने बेचा गोल्ड, आपने बेची ज्वेलरी, आपने बेची ड्राइंग, आपने बेची पेंटिंग, आपने बेचे स्कल्पचर्स, ठीक है, आपने इस केस में एफएमवी कंसिडर नहीं करनी। आपने लिस्टेड शेयर बेचे, एफएमवी कंसिडर नहीं करनी, ठीक है जी। उसके बाद आपने लिस्टेड डिवेंचर्स बेचे, अनलिस्टेड डिवेंचर बेचे, उस केस में एफएमवी कंसीडर नहीं करनी। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखो एप्लीकेबल कब हो रहा है, अगर आपने अनकोटेड शेयर बेचे हैं, अनलिस्टेड शेयर बेचे हैं, उस केस में 50C एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो। और 50C में देखो क्या लिखा है जी, 50C में लिखा है वेयर द कंसीडरेशन रिसीव फॉर द ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, देन फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड योर सेल प्राइस, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, कृष्णा। कृष्णा कहता है यार ये सर कह रहे हैं कि भैया गोल्ड वाले केस में एफएमवी कंसीडर नहीं करनी, लिस्टेड शेयर वाले केस में एफएमवी कंसीडर नहीं करनी, बट अभी तो सर ने कहा था कि 141 से पहले अगर प्रॉपर्टी परचेस की होगी तो फिर एफएमवी देखते हैं। मेरे बच्चे, मेरे नून, इधर इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, कोई बात नहीं, मैं गुस्से नहीं हो रहा, मेरे पास आओ, इधर आओ। नालायकों, एक बात बताओ, वो 141 से पहले अगर प्रॉपर्टी परचेस की है तो एफएमवी जो कंसीडर करते हो वो किस लिए कंसीडर करते हो, कि कॉस्ट क्या लेंगे। क्या मैं यहां पे बातें कॉस्ट की कर रहा हूं या सेल प्राइस की? सर मैं सेल प्राइस की कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करोगे तो आपको एफएमवी कंसीडर नहीं करनी, अनलिस्टेड शेयर वाले केस को छोड़ के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब देखो आप कैसे गलती करके आते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, लिस्टेड शेयर आपने बेचे हैं, लिस्टेड शेयर आपने बेचे 10 लाख रुपए के, उसकी एफएमवी जो है 11 लाख रुपए। आपके दिल में एक विचार आएगा, यार मैंने 11 लाख रुपए के शेयर 10 लाख के बेचे हैं, मैंने 11 लाख रुपए के शेयर 10 लाख के बेचे हैं, इसलिए मेरा सेल प्राइस जो बनेगा वो 11 लाख बनेगा। और पिछले वाले ने, पिछले बच्चा बैठा था वो भी नालायक था, उसने भी उंगली देके बोल दिया हाँ भाई हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, 11 11 11 लिख, 11 लिख, 11 लिख। अब उस पूरी क्लास में एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसको ये ध्यान होगा कि ये कॉन्सेप्ट अनलिस्टेड शेयर वाले केस में एप्लीकेबल होता है और किसी में एप्लीकेबल नहीं होता। अब जैसे सारे बच्चे बाहर आए, सबकी मीटिंग स्टार्ट हो गई, सबने बोला 11 लाख, सब हाई फाई कर रहे हैं, वो एक बच्चा जिसने आंसर 10 लाख लिखा है सही वही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि 50CA लिस्टेड शेयर पे एप्लीकेबल ही नहीं है। सर लिस्टेड शेयर वाले केस में जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल कंसिडरेशन बनेगा, एफएमवी नहीं देखनी होती आपको। ये 50CA है एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ओनली इन द केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर, उस केस में अगर सेल प्राइस एफएमवी से कम है देन एफएमवी सेल प्राइस बनेगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमारा 50CA है, इस केस में आपको एफएमवी सेल प्राइस बनाना पड़ेगा कब, अगर सेल प्राइस आपका कम है। उसके बाद जी, उसके बाद यहां पे एक सेक्शन है फिर 1037। अब ये सेक्शन 1037 जो है ना, इसको थोड़ा ध्यान सुनना। वैसे सेक्शन 1037 जो है, मेरी पूरी फैमिली जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं शायद उनको ध्यान आ रहा हो, कल की क्लास में एक सेक्शन 45(5) हमने रिवाइज किया था। 45(5) क्या क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो 45(5) मुझे रिवाइज करवा दे? क्या कोई सिंगल बच्चा क्लास में जो 45(5) की मुझे रिवीजन करा दे? कोई क्लास के अंदर बच्चा जी? यस हिमांशु, हाँ आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आपका आंसर सही है। आप मुझे बताओ 45(5) में क्या था? सर 45(5) में ना आपने ये बताया था कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर करती है उसके बदले कंपनसेशन देती है, ओरिजिनल और इनहेंस। ओरिजिनल टैक्सेबल होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर, और इनहेंस के ना दो केस आपने बताए थे, इनहेंस बाय इंटरिम ऑर्डर, इनहेंस बाय फाइनल ऑर्डर। अब जो इंटरिम ऑर्डर होगा वो फाइनल के टाइम पर टैक्सेबल होगा, जो फाइनल ऑर्डर से इनहेंस होगा ना सर, वो जैसे जैसे रिसीव होगा वैसे वैसे टैक्सेबल होगा। ये बातें आपने 45(5) में बताई थी। बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हो, बहुत बढ़िया। बट अब सुन लेना चाहिए, अभी वन हिमांशु नहीं, मेरी पूरी फैमिली बात ध्यान सुनेगी कि जो कंपलसरी एक्विजिशन वाला पॉइंट हमने किया था वो हर कैपिटल एसेट पे एप्लीकेबल होगा, उसको छोड़ के जो एसेट 1037 में कवर होती है। अब ये 1037 में कौन सी एसेट कवर होती है उसका एग्जांपल सुनो। अब हुआ क्या, आपको मैंने पहले भी कहा था कि गुड़गांव में और नोएडा में काफी सारी एग्रीकल्चर लैंड थी जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। अब जब फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर की तो फार्मर्स ने कहा भैया क्या चक्कर है भाई, एक तो आपने हमारी रोजी रोटी छीन ली, ऊपर से जो आप हमें पैसा दे रहे हो उस पैसे पर टैक्स चार्ज करोगे, हम कहां जाए, हम देश के किसान हैं।
अब सारे फार्मर्स ने जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1037 इंसर्ट किया। और 1037 ये बात कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, अगर आपकी कैपिटल एसेट एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, तो उसके बदले में जो भी कंपनसेशन मिलेगा फुली एग्जम्प्ट कर देंगे, हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, बस कुछ कंडीशन आपने सेटिस्फाइड करनी है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, वैसे कंपलसरी एक्विजिशन पर 45(5) लगता है, वैसे कंपलसरी वाले केस में 45(5) लगता है। मैं दोबारा बोलूंगा, वैसे कंपलसरी एक्विजिशन वाले केस में 45(5) लगता है, बट 1037 को छोड़ के। इट मींस अगर मेरा केस आपका 1037 में कवर हो जाता है तो गलती से भी वहां पे 45(5) मत लगा देना। अब देखो 1037 किस पे लगता है जी, एग्जम्पशन इज अवेलेबल इफ ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सबसे पहली कंडीशन एसएससी हो, इंडिविजुअल और एचईएफ। मतलब अगर एक कंपनी की एग्रीकल्चर लैंड है 45(5) में कवर होगी, एक पार्टनरशिप फर्म की एग्रीकल्चर लैंड है 45(5) में कवर होगी, एक इंडिविजुअल की एग्रीकल्चर लैंड है वो 1037 में कवर हो सकती है, एक एचईएफ की एग्रीकल्चर लैंड है वो 1037 में कवर हो सकती है। इन दोनों को छोड़ के किसी की भी एग्रीकल्चर लैंड 1037 में नहीं आएगी। सबसे पहली कंडीशन इंडिविजुअल और एचईएफ हो। सेकंड कंडीशन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। जो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में सिचुएटेड हो उसकी बात कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है सर अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में, अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, अब मैं क्या आंसर दूं? मैं चाहता हूं मैं आंसर ना ही दूं, आप ही सब बच्चे आंसर दे दो इस बच्चे को। अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, मेरे नोनू मेरे सोनू, वो तो वैसे ही कैपिटल एसेट नहीं होती। सर अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। और अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो भैया कैपिटल गेन की तो बात ही नहीं होगी, तो उस केस में 1037 लगाना ही क्यों है? सिंपल सी बात है, जो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में होती हैं वही तो एसेट होती है ना, तो गवर्नमेंट कह रही है उस पर भी हम कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं करेंगे अगर वो 1037 में कवर हो जाती है। तो पहली बात तुम इंडिविजुअल एचएफ हो, दूसरी बात तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है, तीसरी बात उस एग्रीकल्चर लैंड को तुम पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हो। तुम उस एग्रीकल्चर लैंड को पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हो, तो जो भी तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो इनहेंस हो, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, सारे के सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो बस सिंपल सी बात ये ध्यान देना, सिंपल सी बात ये ध्यान देना कि 1037 में एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन एरिया में और पिछले 2 साल से अगर तुम एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हो, तो जो भी तुम्हारे कैपिटल गेन होंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो इनहेंस हो, वो सारे के सारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 1037 है, ये आपके सामने है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा 1037 का, बस ये बात ध्यान देना, ये सेक्शन इंडिविजुअल और एचएफ पर एप्लीकेबल होता है और किसी पर एप्लीकेबल नहीं होता। ओके ओके जी, आगे बढ़ सकते हैं? पक्का पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब ये 1037 करने के बाद जी अगला सेक्शन है 51, दैट इज एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब अगर मैं सेक्शन 51 की बात करता हूं ना, एडवांस मनी फॉरफिटेड, इस सेक्शन में क्या है वो सुनना ध्यान से। सर एक बात में सोच के बताना, एक बात में सोच के बताओ, इस सेक्शन को ना हमने क्लास में याद करो थोड़ा प्रैक्टिकली समझा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। मैं थोड़ा सा अपनी पूरी की पूरी फैमिली को दोबारा थोड़ा समझाना चाहता हूं, क्योंकि इस सेक्शन में से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास इस मोबाइल को एक बार हाउस प्रॉपर्टी समझो। मान लो ये घर है, मान लो ये घर है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। इस घर को बेचने का ना मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया। मैंने क्या बोला जी, विवेक अपनी पूरी सीएस की फैमिली को, पूरी स्टूडेंट फैमिली को ये घर जो है ये बेचेगा। अच्छा, अब आपने बोला सर अगर आप हमें घर बेचोगे तो एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट पे कुछ एडवांस भी देना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल देना पड़ेगा। तो आप सबने बोला सर ये घर कितने का है? मैं कहा ये घर पता तुम्हें पता है घर कितने का है? मैं कहा ये घर 100 लाख रुपए का है। तो बच्चा कहता है 100 लाख रुपए का घर है, तो सर अभी 100 लाख तो पे नहीं कर सकते, हम क्या 20 लाख एडवांस पे कर सकते हैं? मैं कहा कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपस में एग्रीमेंट किया कि मैं ये घर 100 लाख रुपए का बेचूंगा, आपने मुझे 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए, आपने मुझे 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए। बट जैसी एडवांस दी ना तो मैंने एक बात आपको बोली, मैं कहा मेरी पूरी फैमिली ध्यान दे, अगर बाद में ये घर लेने से आप मुकर गए,
अगर बाद में ये घर लेने से आप मुकर गए तो 20 लाख रुपए जो भी आपने टोकन मनी दी होगी, जो 20 लाख रुपए बयाना दिया होगा, जो 20 लाख रुपए एडवांस दिए होंगे, उस 20 लाख को मैं फोरफिट कर लूंगा। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं होता? 100% ऐसा होता है, 100% ऐसा होता है सर। अगर बायर डिफॉल्ट कर जाता है तो सेलर उसकी एडवांस मनी फोरफिट कर लेता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। मान लो किसी वजह से आप सब लोगों ने डिसाइड किया नहीं 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 नहीं, हम ये विवेक सर का घर नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं। तो आपने मुझे बोला सर हमें घर नहीं चाहिए। मैं कहा ओ हेलो, मैं कहा ध्यान रखना आप ये डिफॉल्ट कर रहे हो, और अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो मैं आपके 20 लाख रुपए फोरफिट कर लूंगा। आपने कहा कर लो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 100 लाख तो हमारे बच जाएंगे। भाई अगर हमें घर लेना पड़े, हमें 80 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, हम तो फंस जाएंगे। और हमें सुनने में आया कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो तुम 20 लाख फोरफिट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुना, जो 20 लाख मैंने फोरफिट किए उस 20 लाख का मेरे हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? 51 उसकी बात करता है। मतलब सेक्शन 51 ये बात कहना चाह रहा है कि आज इंडिया में जितने सेलर, प्लीज ध्यान सुना, आज इंडिया में जितने भी सेलर जो एडवांस मनी होती है, जो टोकन मनी होती है, अगर उसको फोरफिट करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वो सारी बातें 51 में है। अब 51 सिंपल सी बात लिखता है कि जो भी आपने एडवांस मनी फोरफिट की है वो एडवांस मनी फोरफिट की कब है, बस ये बता दो। अगर ये एडवांस मनी आपने 1/4/14 से पहले फोरफिट की थी, मतलब अगर किसी पर्सन ने, अगर आपके फादर ने, मदर ने, रिलेटिव ने कोई एग्रीमेंट 2014 से पहले किया था और उस टाइम एडवांस मनी फोरफिट की थी 1/4/14 से पहले, तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा ना, अब कैपिटल गेन में होगा, अदर सोर्स में नहीं होगा। मतलब अगर किसी पर्सन ने एडवांस मनी फोरफिट की है 1/4/14 से पहले तो ट्रीटमेंट करोगे कैपिटल गेन में। बट जिन लोगों ने एडवांस मनी फोरफिट की है 1/4/14 के बाद, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और आने वाले जितने भी सालों में, वो सारी एडवांस मनी टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में। बस ये बात ध्यान देना। अच्छा सर, मेरे पापा जो है ना, मेरे पापा पूछ रहे थे, कह रहे यार मैंने ना भी एक एग्रीमेंट किया था और वो बायर जो है वो डिफॉल्टर निकल गया, मैंने उसके एडवांस मनी फोरफिट कर ली, तो मैंने उनको कैपिटल गेन बोल दिया। मैं कहा नालायक को, गलत बोल दिया। कैपिटल गेन में तब ट्रीटमेंट होता अगर आपके फादर एडवांस मनी फोरफिट करते 1/4/14 से पहले। बट अगर आपके फादर ने अभी लेटेस्ट में एडवांस मनी फोरफिट किया, उन्हें जाके बोल देना कि पापा सारी इनकम जो है अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात लॉ में लिखी हुई है। ये देखो एक बार, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांस मनी फोरफिटेड अगर बिफोर 1/4/14 है तो ट्रीटमेंट करोगे कैपिटल गेन में, अगर 1/4/14 के बाद है तो ट्रीटमेंट करोगे अदर सोर्स में। 100% टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन एडवांस मनी इज फोरफिटेड। बस ये बात ध्यान देना, मतलब जिस ईयर में एडवांस मनी फोरफिट की होगी उसी सेम ईयर में अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दोगे। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है? तो फटाफट से बोल दो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, हाँ जी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया आंसर देना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, एडवांस मनी फॉरफिट की है 25 दिसंबर 2013 में, ट्रीटमेंट कहां पे करोगे? कैपिटल गेन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, एडवांस मनी फॉरफिट की है 25 दिसंबर 2018 में, कहां ट्रीटमेंट करोगे? अदर सोर्स में। 19 में अदर सोर्स, 20 अदर सोर्स, 21 अदर सोर्स, 17 अदर सोर्स, 15 अदर सोर्स, 14 1/4/14 से पहले कैपिटल गेन, उसके बाद के जितनी भी एडवांस मनी होंगी वो सारी की सारी अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगी। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ गई। हाँ जी, ये सामने बच्चे सीधो के बैठो, पहले सीधो के बैठो। मतलब कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जैसे पता नहीं कैसे, मतलब मैं, हे नींद के देवता, हे नींद के देवता, प्लीज मेरी आपसे विनती है इनसे नींद छीन लो आप। ये ऐसे बच्चे हैं जो मेरी क्लास में सो जाते हैं। नींद के देवता, मेरी आवाज तो इतनी तेज है, इनके कानों में चुभती होगी, तो नींद के देवता अगर ये मेरी क्लास में सो सकते हैं तो किसी भी क्लास में सो सकते हैं। अब नींद के देवता पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर ये आपकी क्लास में तो फिर भी थोड़ा बहुत जाग जाते हैं, कई क्लासों में तो पूरे के पूरे सो जाते हैं। हैं, ऐसा करते हो? बच्चा कह रहा हाँ 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 ऐसा करते हैं। नालायक, हे नींद के देवता, ऐसे मत इनको करवाया करो, इनकी नींद कर दो आप 2-3 घंटे की बस। कई बच्चे कह रहे हैं हमारी नींद ही गायब कर दो। अच्छा, मतलब तुम्हारी नींद गायब कर दो, 24 घंटे तुम जागो, ऐसे सड़कों में घूमते रहो। नालायक, मतलब हद हो गई। बच्चा, कई बच्चे तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से आधी जिंदगी सो सो के गुजार देते हैं सर। आप में से कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे, कई नालायक बच्चे मेरी फैमिली के ऐसे होंगे, आधी जिंदगी तो सो सो के गुजार रहे हैं। क्लास ले रहे हैं तो भी सो रहे हैं,
क्लास नहीं ले रहे हैं तो भी नींद आ रही है, रात को भी नींद आ रही है, सुबह भी नींद आ रही है, वेले बैठते हैं तो भी नींद तो आपको हर जगह घेर के बैठी है, कैसे काम होगा? नींद तो साफ त्यागनी पड़ेगी, नींद तो साफ त्यागनी पड़ेगी। अगर मैं आपके लिए, सोच के बोलना, मैं आपके लिए यहाँ पे आके आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, आपको क्लास दे सकता हूँ, तो क्या आप मेरे लिए जाग नहीं सकते? तो फिर क्यों सो रहे हो? हद हो गई। मतलब मेरी मेरी फैमिली में तो, हाँ आपकी बात कर रहा हूँ सर, मेरी फैमिली में आंखें खोल के सोने वाले बच्चे भी आ चुके हैं। चलो पहले एक जमाना था आंखें बंद करके सोते थे, पता लग जाता था, आजकल तो आंखें खोल के सोने वाले बच्चे मार्केट में आ गए हैं। अब आंखें खोल के कौन सोता है भाई? उनके एक्सप्रेशन ही नहीं होते सर, ऐसे बस ऐसे बैठे रहेंगे। या तो मुझे लगता है कि कई बार वो मुझे गुस्से में देख रहे होते हैं कि विवेक सर को मार देंगे मार देंगे मार देंगे, या तो मुझे ऐसा लगता है। नालायक। इधर देखो ध्यान से, आंसर तो मुझे फटाफट से। हाँ जी, अगर एडवांस मनी अपने 1/4 से पहले फॉरफिट की है तो ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे? कैपिटल गेन। और अगर 1/4 के बाद फॉरफिट किया तो ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे? अदर सोर्स। सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। ठीक है जी। लो, ये हमारा सेक्शन था 51। अब हमारा अगला सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 50B, स्लम सेल। सेक्शन 50B है स्लम सेल। अब 50B कंप्लीट करने के बाद ना, 50B कंप्लीट करने के बाद फिर जितने भी प्रोविजन आज हमने किए हैं एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले प्रोविजन स्टार्ट करेंगे। बट एक बार 50B ना, 50B बहुत ध्यान से सुनना। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता दे स्लम सेल का मतलब क्या होता है? क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा ये बता दे स्लम सेल का मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? स्लम सेल मींस, स्लम सेल मींस क्या होता है जी? आप बताओ जी। क्या नाम आपका? अपूर्व। अपूर्व कह रहा है सर मैं बताऊंगा जी। अपूर्व बताओ स्लम सेल का मतलब क्या होता है? स्लम मींस क्या होता है? स्लम मींस क्या? स्लम मींस क्या? स्लम मींस क्या? झुग्गी झोपड़ी। नालायक। मेरे को थोड़ा बहुत टेक्स्ट आता है, मेरे को लग रहा है भूल जाऊंगा मैं। बच्चा कह रहा है स्लम मींस झुग्गी झोपड़ी होता है, और ये वो स्लम नहीं है। बैठो, चुप करके बैठो इधर। सर ये स्लम सेल का मतलब होता है सेल फॉर ए लमसम कंसिडरेशन। बच्चा कह रहा है झुग्गी झोपड़ी की सेल। सर यहां पे पी है, पी साइलेंट है। ये स्लम सेल का मतलब होता है कि आपने अगर पूरी की पूरी अंडरटेकिंग ही बेच दी, अगर आपने पूरा डिवीजन ही बेच दिया, अगर आपने पूरा डिवीजन ही बेच दिया, पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, तो गवर्नमेंट करिए उस केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेंगे? वो सारी बातें 50B की आती हैं। अब याद करो सर, याद करो, जब मैंने क्लास में 50B करवाया था तो मैंने कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी कोई कंपनी नया बिजनेस स्टार्ट करती है और उनके कंसल्टेंट को यह लगता है कि यह बिजनेस जो है वो आपके कप की टी नहीं है, इस बिजनेस को जितना जल्दी हो सके बंद कर दो, नहीं तो आपके मेन बिजनेस से भी लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए स्लम सेल कॉन्सेप्ट आया था। अब सर एक बात में सोच के बोलना, आपके एग्जीक्यूटिव में मेरे ख्याल से मॉड्यूल 2 में एक पेपर है एफएम और एक पेपर है अकाउंट्स का। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे डेली बेस पे व्हाट्सएप करके बोलते हैं सर एफएम और अकाउंट्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो। भाई आप अगर टेक्स्ट पढ़ा रहे हो, एफएम अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट कर दो। अब सोच के बोलना, ये तो लाला चाह लपलप हो गया ना। सर आपको क्या लगता है मैं अकाउंट्स और एफएम क्यों नहीं पढ़ाता हूँ कि मुझे आता नहीं है? आपको जान के हैरानी होगी, मेरे अकाउंट्स में 96 मार्क्स थे और मेरे टैक्स से भी ज्यादा थे। एफएम में भी टैक्स ज्यादा नंबर थे मेरे, अप्रोक्सीमेट 90 के राउंड थे। अब उन दोनों में ज्यादा पेपर होने के बावजूद भी मेरा पैशन किस में है? टैक्स में है सर। अब मान लो मैं लालच के चक्कर में कहता हूँ नहीं यार 3 पेपर ले लेता हूँ, 4 लेता हूँ, ऐसा करता हूँ सारे पढ़ा लेता हूँ, तो क्या मैं जो क्वालिटी ऑफ टैक्स में दे पा रहा हूँ क्या वो अकाउंट्स एफएम में दे पाऊंगा? 1 साल दे पाऊंगा, अगले साल से या तो अकाउंट्स बढ़िया होगा या एफएम बढ़िया होगा या टैक्स बढ़िया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता तीनों पेपर सेम लेवल पे हो। क्योंकि सर सोचना, जो मैं 24 घंटे में से अभी मैं टैक्स को टाइम दे पा रहा हूं, एफएम और अकाउंट्स लेने के बाद क्या 24 घंटे में उतना टाइम मैं टैक्स को दे पाऊंगा? मतलब ही पैदा नहीं होता। अभी मेरे 24 घंटे में 16 घंटे टैक्स पे जाते हैं, मेरे रेगुलर बैचेस चलते हैं, मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए काम करता हूं, नोट्स बनाता हूं, स्कैनर है, समरी बुक है, काफी सारी चीजें हैं। अब अगर वही मान लो अकाउंट्स और एफएम लेना स्टार्ट कर दिया तो टाइम मुझे वहां भी देना पड़ेगा। होगा क्या, 1 साल तो बच्चा कहेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1-1.5 साल के बाद बच्चा कहेगा नहीं यार अब वो मजा नहीं आ रहा, जो पहले से टैक्स में क्लासेस लगाते थे ना वो मजा नहीं आ रहा। अब एफएम और अकाउंट्स, अब मैंने देखो मैंने अपना फायदा देख लिया कि मुझे इनकम बढ़ गई, बट नुकसान किसी का तो हो गया ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही केस होता है, स्लम सेल वाले केस में यही केस होता है। याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था 2001 में, सन 2001 में रेमंड्स कंपनी ने, याद करो रेमंड्स कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया था सीमेंट का। रेमंड्स कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया सीमेंट का। अब जब रेमंड्स कंपनी ने सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके कंसल्टेंट ने उन्हें गाइड किया था कि तुम अपना शूटिंग शटिंग का बिजनेस संभालो, ये सीमेंट वाला बिजनेस तुम्हारे कप की टी नहीं है,
जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे मेन बिजनेस से भी लॉस आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है सर, जो भी मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर वो नई अंडरटेकिंग स्टार्ट करती हैं, उनके एडवाइजर, उनके कंसल्टेंट अगर उन्हें बोलते हैं कि ये बिजनेस तुम्हारे कप की टी नहीं है, इसको बंद कर दो, तो वो पूरी अंडरटेकिंग बेचते हैं ना, उसको हम स्लम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे कंसल्टेंट ने मुझे कहा कि सर आप टैक्स ही पढ़ाओ, आपके बच्चे आपको टैक्स के लिए प्यार करते हैं और यही आपका कोर एरिया है, यही पैशन है, तो जितना जल्दी हो सके ये जो दूसरा बिजनेस आपने स्टार्ट किया ना, इसको बंद कर दो, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके टैक्स के बिजनेस पे भी इफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, फटाफट से वो चीजें बंद की, मेरा काम सिर्फ टैक्स पे है। आज तक वैसे मैंने कभी आज तक एफएम और अकाउंट्स मैंने सोचा भी नहीं कभी पढ़ाने का सर, सही बताऊं तो मैं ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं सकता, सब कुछ सर ऑब्वियस सी बात है, मैंने सीए कर ली है तो काम तो कर सकता हूं, बट वही बात है कि मेरा दिमाग क्या कहता है कि जो मैं बच्चों को अभी इसमें दे पा रहा हूं वो मैं उसमें क्यों दूं। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि स्लम सेल का मतलब क्या है, सेल फॉर ए लमसम कंसीडरेशन, कि अगर आपने पूरी अंडरटेकिंग बेच दी है, अगर आपने पूरा डिवीजन बेच दी है, तो सिंपल सी बात है अगर पूरा डिवीजन और अंडरटेकिंग बेच दी है, उस केस में कैपिटल गेन कैसे निकलेंगे, वो 50B की बातें हैं। याद करो, मैं रिवीजन कराता हूं थोड़ी सी। स्लम सेल वाले केस में हम करते हैं क्या, नहीं स्लम सेल में जो पूरी अंडरटेकिंग होती है, उस पूरी अंडरटेकिंग को एक कैपिटल सेट मान लेते हैं, जितने की वो अपने अंडरटेकिंग बेची है वो आपका सेल प्राइस आता है। और याद करो कॉस्ट क्या लेते हैं जी, कॉस्ट क्या लेते हैं, जल्दी बोलो, कॉस्ट क्या लेते हैं, क्या इंडिविजुअल एसेट बेचते हैं उसकी कॉस्ट लेते हैं, नेटवर्थ लेते हैं, नेटवर्थ। और नेटवर्थ कैसे निकलती है उस अंडरटेकिंग की, एसेट माइनस में लाइबिलिटी जो आएगी वो आपकी नेटवर्थ होगी, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। मैं दोबारा बोलूंगा, एसेट माइनस में लाइबिलिटी जो होगी वो आपकी नेटवर्थ होगी, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, उसको आप इसमें से माइनस कर दोगे, जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल गेन होगा। बट एक बात ध्यान देना, स्लम सेल वाले केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। मैं दोबारा बोलूंगा, स्लम सेल वाले केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, और पूरी अंडरटेकिंग जब बनी और जब वो अंडरटेकिंग बेची गई, अगर डिफरेंस 36 मंथ से ऊपर होगा तो पूरा कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म आएगा, बस ये बात ध्यान दो। मतलब स्लम सेल वाले केस में इंडिविजुअल एसेट पे कैपिटल गेन नहीं निकालते, पूरी अंडरटेकिंग पे निकालते हैं। और स्लम सेल वाले केस में रिवैल्यूएशन, अगर आपने किसी एसेट को रिवैल्यू किया है, याद करो मैंने क्लास में कहा था, उसको आप इग्नोर करके चलते हो। अब नेटवर्थ में क्या लेते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट की वैल्यू क्या लेंगे, जल्दी बोलो, स्लम सेल वाले केस में एसेट की वैल्यू क्या लेंगे, अगर डेप्रिशिएबल एसेट होगी तो WDV लेंगे, अगर नॉन डेप्रिशिएबल होगी तो बुक वैल्यू लेंगे, और अगर 35 AD वाली एसेट होगी तो क्या लेंगे, नील लेंगे। एक बार चेक करना, देखो ये क्या लिखा है, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल व्हेन स्लम सेल इज अफेक्टेड, नेचर ऑफ कैपिटल गेन डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब किसी एसेट पे नहीं अंडरटेकिंग पे डिपेंड करता है। अगर अंडरटेकिंग ट्रांसफर की है 36 मंथ के बाद, तो कैपिटल गेन जो होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे, चाहे उसमें कोई शॉर्ट टर्म एसेट ही क्यों ना हो। अगर शॉर्ट टर्म एसेट भी है तो भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएंगे, कब, अगर अंडरटेकिंग आपने 36 मंथ के बाद बेची है। उसके बाद कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा पीजीपी के अंदर, सब कुछ कैपिटल गेन में जाएगा। आपकी कोआ एंड कोई क्या मानेंगे, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे होगी जी, एसेट माइनस में लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू लेंगे, डेप्रिशिएबल की WDV लेंगे। देखो वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो बस मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इसका मैं MCQs कराऊंगा, इसका मैं MCQs कराऊंगा, तब देखूंगा कि आपने क्या समझा है, तब मैं देखूंगा आपने क्या समझा है। स्लम सेल में बस कुछ बातें ध्यान देने वाली है। पहली बात तो इंडेक्सेशन नहीं मिलता, दूसरी बात कैपिटल गेन इंडिविजुअल एसेट के बेस पे नहीं निकालते, पूरी अंडरटेकिंग पे निकालते हैं। तीसरी बात, जो कॉस्ट होती है वो नेटवर्थ होती है, बस ये बात ध्यान देना, कॉस्ट आपकी कितनी होगी, नेटवर्थ होगी जी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है सर एक बार ना आप बस 5 मिनट लगा के ना, सिर्फ 5 मिनट लगा के जो अभी तक आपने समझाया है, या तो उसकी हमसे रिवीजन करा लो या आप रिवीजन करा दो, ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बेस पे। ऐसा करते हैं ना, अकेला मैं कराऊंगा ना अकेले आप कराओगे, पूरी फैमिली मिलकर रिवीजन कराएगी, मंजूर है। आओ एक बार देखते हैं अभी तक हमने सेक्शन कौन कौन से कंप्लीट कर लिए आज की क्लास में। इधर देखो ध्यान से, एक तो सेक्शन 50D हमने पढ़ लिया, 50CA पढ़ लिया, 1037 पढ़ लिया जी, 51 पढ़ लिया, 50B पढ़ लिया। अब ये दोनों सेक्शन बस हमारे बैलेंस बचे हैं। ठीक है, आओ जी फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं जी। याद करो 50D में क्या था रे, जल्दी बोलो, 50D में क्या था, 50D में क्या लिखा था, अगर सेल प्राइस, अगर किसी एसेट का सेल कंसीडरेशन डिटरमाइन नहीं हो पा रहा या नॉट असर्टेनेबल है, उस केस में उसकी एफएमबी जो होगी वो सेल प्राइस बन जाएगा। ये बात 50D में लिखी है। 50CA में क्या लिखा है, अगर आपने अनलिस्टेड शेयर बेचे हैं, अनकोटेड शेयर बेचे हैं, उसका सेल प्राइस एफएमबी से कम है, तो एफएमबी जो होगी वो सेल प्राइस बन जाएगी। ये 50CA है।
1037 में क्या लिखा था? 1037 में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड इंडिविजुअल और एचईएफ की गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली है, उसके बदले में जो कंपनसेशन मिल रहा है, एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर रहे हो, तो जो भी पैसा मिलेगा वो सारा एग्जम्प्ट होगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो इनहेंस कंपनसेशन हो। अगर वो 1037 में कवर हो जाता है तो सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, बस ये बात ध्यान दें। उसके बाद 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड, पूरी क्लास बोल दे रही। अगर एडवांस मनी, अगर मान लो बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, सेलर ने एडवांस मनी फॉरफिट कर ली है, तो अगर सेलर ने एडवांस मनी फॉरफिट किया 1/4/14 से पहले, ट्रीटमेंट कहां पे करोगे? कैपिटल गेन में। अगर 1/4/14 के बाद फॉरफिट की है तो ट्रीटमेंट कहां पे करोगे? अदर सोर्स में। ये पॉइंट हमने किया। सेक्शन 50B स्लम सेल वाला जी, सेक्शन 50B में क्या है? स्लम सेल है। स्लम सेल मींस अगर आपने पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, आपने पूरा डिवीजन बेच दिया, उस केस में कैपिटल गेन जो होंगे वो पूरे के पूरे अंडरटेकिंग पर लगेंगे, इंडिविजुअल एसेट पे नहीं लगेंगे। सेल प्राइस आपको पता होगा, कोस्ट क्या लेंगे? नेटवर्थ, एसेट माइनस में लाइबिलिटी, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कब बनेंगे? अगर अंडरटेकिंग जब बनी और जब अंडरटेकिंग बेची, अगर डिफरेंस 36 मंथ से ऊपर होगा तो पूरा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएगा, ये बात ध्यान देना। और रिवैल्यूएशन इग्नोर करके चलेंगे। एसेट की वैल्यू क्या लेंगे? नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू, डेप्रिशिएबल की डब्ल्यूडीवी, इसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी बातें आपकी स्लम सेल में आती हैं जी, ठीक है जी। और बाकी अगर किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत है, एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना। उम्मीद करूंगा दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए अगर आपने क्लास में सही ढंग से पढ़ा है, ठीक है। लो जी, अब एक बार फटाफट से आ जाओ। अब जो सेक्शन हमें स्टार्ट करना है दैट इज 112A और 111A, ये दोनों ही हम एक साथ करेंगे, ये दोनों ही हम एक साथ करेंगे, ठीक है जी। अब ये सेक्शन जो है ना 112A, ये सेक्शन जो है ये पुराने जमाने में आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले 2018 से पहले ये सेक्शन होता था 1038। याद करो मैंने क्लास में आपको ना एक बताया था मॉरिशियस रूट, आपको मैंने क्लास में मॉरिशस की बातें की थी, ठीक है जी। अब जो 1038 था उसके अंदर मैंने क्लास में क्या कहा था कि पहले जो शेयर्स वाले केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते थे ना, वो एग्जम्प्ट होते थे पूरे के पूरे। बट 1/4/18 के बाद गवर्नमेंट ने कह दिया जी, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाले केस में होंगे वो सारे एग्जम्प्ट नहीं होंगे, 1 लाख एग्जम्प्ट होंगे, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। मैं दोबारा बोलूंगा जी, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे शेयर्स वाले केस में, जो भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे शेयर्स वाले केस में, पहले 1038 में सारे एग्जम्प्ट होते थे। अब 112 कहता है कि 1 लाख तो एग्जम्प्ट है, 1 लाख एग्जम्प्ट है, 1 लाख के बाद के जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। बस ये बात ध्यान देना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चा कहता है सर फिर ये 112 में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? याद करो क्लास में आपने किया होगा जी, इधर देखो ध्यान से, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखो ये इक्विटी शेयर, बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली का बच्चा गलती करके आए। अगर इस डायग्राम को सही ढंग से पढ़ लोगे और जो मैं एग्जांपल कराऊंगा सही ढंग से कर लोगे तो 112A में दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे अराइज हो रहा है? इक्विटी शेयर पे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे। अगर ये आपने 1/4/18 के बाद बेचे हैं और आपने इस पे एसटीटी पे किया, सर अगर 1/4/18 से पहले बेचे हैं फिर तो सारे एग्जम्प्ट हैं। सर 1/4/18 से पहले सेक्शन 1038 एप्लीकेबल था। अगर आपने इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर 1/4/18 से पहले बेचे हैं तो 100% कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। 112A 1/4/18 के बाद एप्लीकेबल होगा। पहली बात तो ये। सर क्या डेट हमें याद करनी है? आंसर इज यस, डेट आपको याद करनी है। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर मान लो मैंने 1/4/18 के बाद बेचे हैं और आपने कहा एसटीटी पे करना है, तो एसटीटी किस पे करना है? मतलब क्या सिर्फ हमें सेल पे करना है या परचेज पे भी करना है? अब पहले जमाने में जब 1038 लिखा था उसमें लिखा था सेल पे करोगे। सेक्शन 1038 में था ट्रांजैक्शन ऑफ सेल इज चार्जेबल टू एसटीटी। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने बेचे हैं इक्विटी शेयर तो उसकी परचेज एंड सेल दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए। अगर बातें होंगी इक्विटी शेयर की तो परचेज एंड सेल दोनों पे एसटीटी पे होना चाहिए। और अगर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड होंगे या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट होंगी तो अगर आपने सेल पे भी एसटीटी पे किया है तो भी आप 112A में आ जाओगे।
तो पहली बात तो जो एसटीडी पे करना है इक्विटी शेयर वाले केस में दोनों पे करना है, और बाकी जो एसेट्स हैं उन पे सिर्फ सेल पे करना है। अब देखो क्या लिखा है, अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, आपने 1418 के बाद बेचे, आपने एसटीडी पे कर दिया, कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है, तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर 1 लाख रुपए तक का होगा फिर तो एग्जम्प्ट है, और अगर 1 लाख से ऊपर का होगा तो जो एक्सेस वैल्यू होगी ना वो 10% से टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 112A विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब जो आपका 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना उसको कैपिटल गेन निकालते हुए आपने इंडेक्सेशन नहीं करना। सर वैसे लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन होता है, वैसे लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन होता है, बट अगर कैपिटल गेन मेरे 112A में कवर होंगे तो कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। बच्चा कहता है सर अगर मान लो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो क्या होगा, फिर तो वो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे, फिर वो 112 में टैक्सेबल होंगे विद इंडेक्सेशन। अब मैंने कहा ना मेजर कॉन्सेप्ट तो आज हम कर लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हमारे बच जाएंगे उसको हम कल करेंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगा ये सेक्शन 112 भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही होता है। अब ये 112 और 112 में फर्क क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास मतलब कल तो आपके प्रोफेशनल की है ना, उसके बाद जो आपकी क्लास होगी। तो कुछ बातें आज हमारी पेंडिंग हो जाएंगी, अगर एक बार आप घर से पहले मेरे से पहले पढ़ के आ जाओगे ना और बढ़िया समझ में आएंगी। तो अपने घर से पढ़ के क्या आना है, मैंने क्लास में एक डायग्राम बनवाया था आपको सेक्शन 112 वाला जिसमें मैंने कैपिटल गेन के टैक्स रेट आपको लिखवाए थे, वो डायग्राम आपने पढ़ के आना है। और जो बच्चे मेरे नहीं हैं सेल्फ स्टडी वाले हैं तो वो आप जो भी आपके पास नोट्स होंगे उसमें जो भी कैपिटल गेन के टैक्स रेट होते हैं ना एक बार आपने वो पढ़ के आने हैं, क्योंकि अगली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मैटर होगा कैपिटल गेन के टैक्स रेट समझना। क्योंकि मेजर बच्चा वही गलती करता है सर, उसको कैपिटल गेन पे टैक्स निकालना ही नहीं आता, उसको यही नहीं पता कैपिटल गेन वाले केस में रिबेट कैसे माइनस करते हैं, उसको यही नहीं पता अगर क्वेश्चन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिक्स होके आए तो सोल्व किस तरह से करते हैं, वो पता कैसे होगा अगर टैक्स रेट पता होंगे। तो 112A आज मैं क्लियर कर दूंगा, 111A आज मैं क्लियर कर दूंगा, बट जो टैक्स रेट होंगे उसको नेक्स्ट रिवीजन क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो देखो जी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो फिर तो 112 में टैक्सेबल होंगे। 112 का मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर है तो फिर 1 लाख एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर टैक्सेबल होंगे 112 में। अब बच्चा कहता है सर फिर जो अगर मान लो कैपिटल गेन मेरे 112A में कवर होंगे तो आपने कहा उसमें इंडेक्सेशन नहीं होगी, तो फिर अगर इंडेक्सेशन नहीं होगी फिर तो कैपिटल गेन बहुत ज्यादा आएगा, तो अगर कैपिटल गेन ज्यादा आएगा तो क्या लोगों पे हार्डशिप नहीं होगी? तो टेंशन मत लो सर, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होगी, बट गवर्नमेंट ने याद करो क्लास में 112A के जब कैपिटल गेन निकालते हैं उसमें कॉस्ट क्या लेंगे उसकी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है। 112A के कैपिटल गेन निकालते हुए कॉस्ट हम क्या लेंगे उसकी कॉस्ट निकालने का तरीका 112A के अंदर बताया हुआ है। आओ मैं आपको दिखाता हूं, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो जी हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे निकालने हैं, सेल प्राइस माइनस में एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ये क्या आ गया नेट सेल प्राइस आ गया, माइनस में कोआ, माइनस में मैंने आई कोआ नहीं कहा जी, ध्यान से पढ़ना, मैंने आई कोआ नहीं कहा मैंने कोआ कहा है। जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं बढ़िया होगा वो चले जाएं, मोबाइल में व्हाट्सएप देख रहे हैं फेसबुक देख रहे हैं साथ बैठे बैठे इंस्टाग्राम देख रहे हैं बढ़िया होगा वो चले जाएं, क्योंकि अपनी मम्मी पापा की आंखों में धूल मत झोंको। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे आप अपने आप से बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे हो साहब। आप क्या सोच रहे हो कि आप सामने बुक खोल के बैठे हो घर वालों को दिखाने के लिए, डिग्री साहब आपको मिलनी है। कभी अपने प्रति भी ईमानदार होना सीख जाओ, दूसरों की आंखों में धूल झोंक के कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यहां मैं समझा रहा हूं बच्चा वहां मोबाइल चला रहा है, कमाल की बात। देखो जी वैल्यू ही नहीं रहेगी बच्चे को बिल्कुल ही। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे सर मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, ये पॉइंट आप एग्जाम में गलती करके आते हो फिर तभी नंबर कम आते हैं, नहीं तो नंबर कम आने का रीजन नहीं है। अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे आप अगर एग्जाम जब भी दोगे ना आप देख लेना उस रन के अंदर आप क्लियर हो जाओगे। इधर देखो ध्यान से, अब 112A में मैंने क्या बोला आई कोआ नहीं लेनी कोआ लेनी है। अब इस कोआ निकालने का तरीका क्या है, कोआ निकालने का तरीका क्या है, देखो जी गवर्नमेंट कह रही है हायर ऑफ ए एंड बी, इनमें से जो भी हायर होगी ना ए और बी में से जो भी हायर होगी वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। क्या बोला गवर्नमेंट ने कि ए और बी में से जो भी हायर होगी वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी। सबसे पहला एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है वो तुम ले लो भाई, जो भी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है ना वो तुम ले लो। सर एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये बात अब मत पूछना सर, एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जितने का आपने एक्चुअल परचेज किए होंगे शेयर वो तुम्हारी कॉस्ट होगी,
और अगर 141 से पहले परचेज किए होंगे तो परचेज प्राइस और एफएमबी विच एवरेज हायर वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। मतलब जो भी तुम नॉर्मल कॉस्ट लेते हो अभी तक कैपिटल गेन निकालने के लिए पॉइंट नंबर ए में वो कॉस्ट ले लो। फिर पॉइंट नंबर बी कह रहा है लोअर ऑफ, पॉइंट नंबर बी कह रहा है लोअर ऑफ, किस में से लोअर? एक तो सेल कंसीडरेशन और 31 जनवरी 18 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस शेयर की वो इनमें से लोअर। सर नहीं आ रही बात समझ। सर अभी आपने बोला हायर, फिर आप कह रहे हो लोअर। आप ध्यान से देखो, ध्यान से, मैंने क्या बोला? हायर ऑफ ए और बी। मतलब जो ए और बी की वैल्यू जो आएगी ना उसमें से जो हायर होगा वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। अब ए में क्या वैल्यू आएगी? नॉर्मल कॉस्ट। अगर आपने 141 के बाद परचेज की है तो परचेज प्राइस, अगर आपने 141 से पहले की है तो पीपी और एफएमबी हायर ये या नॉर्मल पीपी ये तुम्हारी जो होगी ये ए निकल के आएगा। फिर बी गवर्नमेंट कह रही है बी जो निकल के आएगा ना बी आएगा लोअर ऑफ। मतलब इनमें से जो भी लोअर होगा वो तुम्हारा बी होगा, उसको ए से कंपेयर करना, फिर जो हायर होगा वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ए और बी में से हायर, और बी कह रहा है कि जो बी निकालना है वो इन दोनों में से लेस निकालना है। यस, बी ये कहना चाह रहा है। किस में से लेस? जितने का तुमने शेयर सेल किया, सेल प्राइस, और 31 जनवरी 18 की फेयर मार्केट वैल्यू वो तुम्हें क्वेश्चन में ही दी होगी। इनमें से जो लेस होगा इस लेस को और इस ए को कंपेयर करके जो हायर होगा वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। सर ये 31 जनवरी 18 की एफएमई क्यों लिया? क्योंकि 1 फरवरी को बजट आया था। 1 फरवरी को बजट आया था ना, तो 1 फरवरी को बजट था तभी गवर्नमेंट ने कहा 31 जनवरी तक की एफएमई लेके चलो। देखो जी, अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 5 मिनट की बात हो रहा है जी। अगर आप 5 मिनट मेरा साथ दे दोगे तो 112 बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर 112 में एग्जाम में दिक्कत करोगे। और मैंने एमसीक्यूज में इसका क्वेश्चन डालना है ताकि आप वहां पे गलती करो। और अगर गलती नहीं करनी, अभी समझ लो जी, अभी समझ लो, एक बार चेक करना क्वेश्चन में क्या है। मिस्टर ए ने एक्वायर किए इक्विटी शेयर, कब एक्वायर करी? 1 फरवरी 1999, मतलब 2001 से पहले। एक्वायर कितने के किए? 10 लाख के। और 141 को उस शेयर की एफएमई थी 11 लाख रुपए। पहली बात तो ये बताओ नॉर्मल कॉस्ट क्या बनती? क्लियर करो जी, नॉर्मल कॉस्ट क्या बनती? नॉर्मल कॉस्ट मान लो ये 112 है ही नहीं। अगर 112 नहीं है, अगर मैंने 141 से पहले 10 लाख के परचेज किए, उसकी 141 को एफएमई 11 लाख रुपए है, नॉर्मल कॉस्ट क्या बनती? नॉर्मल 11 लाख बनती। तो पॉइंट नंबर ए तो आ गया 11 लाख रुपए, ये तो मेरी 11 लाख आ गई। क्योंकि पॉइंट नंबर ए में लिखा था जो एक्चुअल कॉस्ट तुम नॉर्मल लेते हो ना वो तुम्हारा पॉइंट नंबर ए है, 11 लाख आ गया। अगला, एंड एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 18 22 लाख रुपए। 31 जनवरी 18 को एफएमवी 22 लाख रुपए, ठीक है। मिस्टर ए दी शेयर सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन 15 मई 18, मतलब 1/4/18 के बाद सेल किए। केस 1 में 25 लाख के सेल किए, केस 2 में 19 लाख रुपए के सेल किए, और केस 3 में 8 लाख रुपए के सेल किए। इन तीनों केस में कैपिटल गेन क्या होगा ये बताना चाहिए जी। सबसे पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 25 लाख रुपए सेल प्राइस है तो मेरा सेल प्राइस कितना आ गया? 25 लाख। अब मुझे देखने कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलो जी, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ए और बी विच एवरेज हायर। मेरे पीछे पीछे बोलो, ए और बी विच एवरेज हायर। दोबारा बोलो, ए और बी विच एवरेज हायर। एक बार फिर बोलो, ए और बी विच एवरेज हायर। लास्ट टाइम बोलो, ए और बी विच एवरेज हायर। अब ए में क्या आएगा? सर ए में क्या आ रहा है? 11 लाख रुपए, क्योंकि 141 से पहले है तो 10 और 11 हायर क्या बन गया? 11, तो ए आ गया ए। बी है लोअर ऑफ, बी है लोअर ऑफ, किस में से लोअर? जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस मेरा कितना है? 25 लाख, और 31 जनवरी की एफएमबी कितनी है? 22 लाख। इनमें से लेस कितना हो गया? 22 लाख। अब ये 22 लाख तो आ गया बी, 11 लाख ए है, तो हायर मेरा क्या बन गया? 22 लाख बन गया। सर हायर मेरा क्या बन गया? 22 लाख बन गया ना, तो 22 लाख मेरी कॉस्ट होगी, 25 लाख मेरा सेल प्राइस है। कैपिटल गेन मेरे 3 लाख रुपए की है, जिसमें 1 लाख एग्जम्प्ट है और 2 लाख रुपए टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। अच्छा सर, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे क्या? यस बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे सर? क्यों नहीं बनेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन? और इस तरह के बनेंगे। और बताओ क्वेश्चन में है क्या? सिर्फ समझने वाली बात है, सिर्फ समझने वाली बात है। और मेन दिक्कत ना पॉइंट नंबर ए में नहीं है, पॉइंट नंबर बी में आएगी आपको।
पहली बात तो ये क्लियर करो, कॉस्ट लेनी है ए और बी इनमें से हायर। ए क्या है, जो नॉर्मल कॉस्ट लेते हो, बी जो है लोअर। लोअर किसमें से, जो शेयर का सेल प्राइस है, और 31 जनवरी की एफएमई इनमें से लेस, जो लेस होगा वो बी होगा, कंपेयर करो ए से, जो हायर होगा वो कॉस्ट होगी। बस यही तो कह रहे हैं। तो देखो अब ये सेल प्राइस आपको दिया हुआ है, 31 जनवरी की एफएमई आपको दी हुई है। अब बताओ एग्जामिनर क्या करे, साथ में आंसर तो नहीं देगा ना, वो आंसर तो निकालना पड़ेगा। केस नंबर 2 देखना, केस नंबर 2 में जी, अब देखो ए तो हमारा 11 लाख फिक्स हो गया, ए 11 फिक्स हो गया ना। अब बी में देखो जी, बी में सेल प्राइस 25 लाख है, सॉरी सेल प्राइस अब कितना हो गया, 19 लाख। सेल प्राइस मेरा हो गया 19 लाख। अब सेल प्राइस मेरा 19 लाख है, एफएमबी मेरी 22 लाख है, विच एवरेज लेस कितना हो गया, जल्दी बोलो लेस कितना हो गया, लेस मेरा हो गया 19 लाख। तो मेरी 19 लाख तो आ गया बी, 19 मेरा बी आ गया, 19 मेरा बी आ गया। ए मेरा कितना है 11, 11 और 19 में से हायर क्या हो गया, 19 हो गया। तो भैया सेल प्राइस भी मेरा 19 है, कॉस्ट भी मेरी 19 है, कैपिटल गेन मेरा नील निकल के आएगा इस केस में। कैपिटल गेन मेरा आएगा नील सेकंड वाले केस में। बच्चा कह रहे सर थर्ड आप मत कराना, सर प्लीज कसम आपको माता रानी की, थर्ड आप मत कराना। ठीक है चलो मैं थर्ड नहीं कराऊंगा, थर्ड आप करो। ठीक है सर थर्ड करते हैं। थर्ड में सेल प्राइस 8 लाख है, कर सर आपने करना, ध्यान रखना पाप लगेगा अगर आपने थर्ड नहीं किया। ठीक है करो फटाफट से करो। सर ने कहा था जब 112 का कैपिटल गेन निकालते हैं तो सेल प्राइस माइनस में कोवा, कोवा क्या होती है ए और बी हायर। तो ए तो 10, ए तो परचेज किया 10 का, 141 से पहले एफएमई 11 है तो हायर बनेगा 11। तो ए तो मेरा आ गया 11, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं आ रही। बट बी में दिक्कत आ रही है। बी में सर ने कहा था लोअर ऑफ ए और बी, मतलब लोअर ऑफ 1 और 2। लोअर किस में से लेना होता है, एक तो सेल प्राइस, सेल प्राइस हमारा यहाँ पे 8 लाख है, और फिर सेकंड होता है जो 31 जनवरी की एफएमबी होती है वो हमारी है 22 लाख। तो इसमें से लेस सर ने कहा था, ये आ गया 22 लाख। तो 22 और 11 ये हायर हो गया 22, तो मेरी कॉस्ट बनेगी 22, मेरी कॉस्ट बनेगी नहीं 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 नहीं, ए और इसमें से लेस लेना है ना, तो 8 और 22 में से लेस, 8 और 22 में से लेस लेना है, तो ये हो गया 8 लाख। अब 11 और 8 में से हायर क्या बन गया 11, तो मेरी कॉस्ट बनेगी 11। अच्छा मतलब सेल प्राइस मेरा 8 लाख होगा, 11 मेरी कॉस्ट होगी, फिर तो 3 लाख रुपए का नुकसान आ जाएगा। सर हमारा 3 लाख का नुकसान आ रहा है, किस किस का 3 लाख का नुकसान आ रहा है जी, किस किस का 3 लाख का नुकसान आ रहा है, किस किस का 3 लाख का नुकसान आ रहा है। काफी सारे बच्चे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला है, जबरदस्त आंसर निकाला आपने, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एक बार देखो जी, ये देखो किस तरह से निकाला है, ये देखो 3 लाख रुपए का नुकसान है, आपको दिखाऊं, ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव 3 लाख रुपए। अब आपको देख लो जी कैसे आपने निकाला है। देखो पहले केस में 3 लाख का गेन था, 1 लाख एग्जाम्ट हो गए, 1 लाख एग्जाम्ट है, 2 लाख का 10% 20,000 रुपए टैक्स आ गया। अगले केस में कैपिटल गेन आपको कुछ आएगा ही नहीं, उससे अगले केस में 3 लाख रुपए नुकसान होगा। इस तरह से देखो ये आंसर करने हैं। सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार पूरी क्लास मेरे साथ बोल दे कॉस्ट क्या लेनी है, बोलो 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 कॉस्ट क्या लेनी है, जल्दी बोलो कॉस्ट क्या लेनी है। कॉस्ट लेनी है ए और बी इनमें से हायर, ये बात क्लियर है। अब ए क्या लेना है, ए क्या लेना है, ए तो लेनी है एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती ना वो, और बी जो लेना है ना, बी जो लेना है आप ये मान लो 1 और 2 में से लेस लेना है। अब ये 1 क्या है, जो सेल प्राइस है शेयर का वो, और 2 है 31 जनवरी 18 की, सॉरी हाँ 31 जनवरी 18 की एफएमई। इनमें से लेना है लेस, जो ये लेस होगा वो बी होगा, फिर ये बी है और ये आपने निकाल लिया, इनमें से जो हायर होगी वो कॉस्ट बनेगी। बस ये 112 है। तो अगर आपको 112 में कोई दिक्कत आ रही है तो एग्जाम्पल मैं दोबारा आपके सामने खोल रहा हूं जी, एग्जाम्पल आपके सामने पहले ऐसा कर रहा हूं, ये आपके सामने फॉर्मूला दोबारा खोल रहा हूं, ये लो जी, ये कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा ध्यान से, एक बार ध्यान से, प्लीज ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का बच्चा गलती करके आए। ये कॉस्ट निकालने का तरीका है, देखो ये कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, ए और बी। कई बच्चे तो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बस सर 112 दोबारा समझा दो, सर 112। उनको ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं दोबारा सुन ले, उनके बस दिमाग में बैठ गया कि 112 समझ में ही नहीं आएगा मुझे। ये सबसे गलत बात है जी, सबसे गलत बात है। जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो सर, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगी एक बार दोबारा पीछे करके समझने की कोशिश करो, कंफर्म आएगा। थोड़ा सा दिमाग पे बर्डन डालना स्टार्ट करो, तभी दिमाग चलना स्टार्ट होगा। अगर सारा कुछ आप ये कहोगे मैं बर्डन डालूंगा, सर ही समझा दें, मुझे दिक्कत थोड़ा है। प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगी, क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उस टाइम दिमाग नहीं चलेगा फिर। तो बेटर ये है
कोशिश करो समझने की कॉस्ट है क्या, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहे हैं ए और बी में से हायर, ए का मतलब एक्चुअल कॉस्ट, बी का मतलब लोअर ऑफ, लोअर किस में से, सेल प्राइस, और 31 जनवरी की एफएमबी उसमें से लेस ले लो, जो लेस है उसको ए से कंपेयर करो, हायर जो होगी वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा करो, इस एग्जांपल को देख लो। अब एग्जांपल इतना बढ़िया एग्जांपल है, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा ना सर, फिर फायदा कुछ भी नहीं है। ये एग्जांपल आपके सामने है, ये एग्जांपल आपके सामने है, देखो इसमें एफएमबी दी हुई है, सेल प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है। अगर आपको एग्जाम्पल से आंसर निकालने नहीं आ रहे तो मैं आंसर भी आपको दिखा देता हूं। ये आंसर आपके सामने है, ये लो, आराम से घर बैठ के तसल्ली से एक बार देख सकते हो कि मैंने किया क्या। और फिर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट 2-3 बार ट्राई करने के बाद जो मुझे पूरा विश्वास है आपको डाउट आएगा ही नीचे। ठीक है जी, तो ये 112 में कैपिटल गेन ऐसे निकालते हैं। अब एक बात ध्यान देना, 112 में जब भी कैपिटल गेन निकालोगे उसमें चैप्टर 6 ए की आपको पहली बात तो डिडक्शन नहीं मिलेंगे जी, मतलब 80 सी से 80 वाली डिडक्शन नहीं मिलेंगी। 87 ए की रिबेट 112 कैपिटल ए के टैक्स में से नहीं मिलती। और ध्यान रखना, ये जो इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ होता है, बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट इज अवेलेबल, मतलब जो आपके बैलेंस स्लैब रेट होते हैं, जो बैलेंस स्लैब रेट का बेनिफिट होता है वो आपको अवेलेबल हो जाता है 112 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। अभी बैलेंस स्लैब रेट का बेनिफिट कैसे अवेलेबल होता है, जब नेक्स्ट क्लास में 112 समझाऊंगा ना उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर आपने 112 तो बता दिया, अब जो आपने कहा था 111 उसमें क्या होता है, 111 कुछ भी नहीं है। 112 अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एप्लीकेबल है तो 111 सेम केस में, सेम लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एप्लीकेबल है। 112 में बस एक फर्क ये है, इसमें 1 लाख एग्जम्प्ट होते हैं, 1 लाख के बाद टैक्सेबल होंगे एट द रेट 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट नहीं होते, ये स्टार्टिंग से ही टैक्सेबल होते हैं 15% से। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे, अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए हैं शेयर्स को बेचने पर और वो 112 में कवर तो हो नहीं सकते क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कवर होते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके 111 में कवर हो जाएंगे, टैक्सेबल एट द रेट 15%, और उसमें कोई भी 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, शायद 111 आपको यहाँ पे बना होगा, ये रहा देखो 111 इक्विटी शेयर, इन तीनों केस में अगर आपने एसटीडी पे कर दिया तो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 15%। ये आपका आ गया जी, और ये कल मुझे आपको कराने हैं टैक्स रेट कैपिटल गेन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कल हम करेंगे जी। ठीक है जी, ये कल हम करेंगे। और अगर आपको इसका डायग्राम देखना है आज तो आप ऐसे डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्लास में भी बनवाया था ये। ठीक है, ये लो, ये डायग्राम आपके सामने है, ये आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो, जिन बच्चों के पास ये बना हुआ नहीं है यहाँ तक इसको पोज करके बना लेना। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ जी, ये लो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट डायग्राम है, बहुत बढ़िया डायग्राम है जी। इसके अंदर आपके सारे डाउट्स मैं कल खत्म कर दूंगा, सारे के सारे। ठीक है, आपने बस एक काम करना है, आपने बस एक काम करना है, अगली रिवीजन क्लास से पहले एक तो ये डायग्राम आपने अच्छे से पढ़ के आना है, और एक सेक्शन 48 के ना कुछ प्रोविजो हैं, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो, फोर्थ प्रोविजो, फिफ्थ प्रोविजो, सेवंथ प्रोविजो, वो आपने एक बार गो थ्रू करके आनी है। एक तो प्रोविजो आपने पढ़ के आनी है, एक आपने ये पढ़ के आना है। अगली क्लास के पहले आधे घंटे में इसको करेंगे, और देन फिर टाइम बच जाने के बाद कैपिटल गेन के जो भी एमसीक्यूज होंगे उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, और ध्यान रखना सर, बस इतनी बात ध्यान देना, आज हमारी 19 तारीख है, 19 है, कल से शाम को 8:30 बजे हम डाउट्स लेने स्टार्ट कर देंगे। आपके सवाल मेरे जवाब की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे, आराम से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके डाउट सारे खत्म हो जाए जी। ठीक है, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फटाफट से यूट्यूब फैमिली को 90,000 कर दो। मुझे एक सरप्राइज की अनाउंसमेंट करनी है, बट मुझे नहीं लग रहा वो 90,000 इतनी जल्दी होंगे, और उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, तो मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जल्दी कर दूँ। अब आप भी नालायक हो, कम से कम ये नहीं है कि आपको इतने सारे दोस्त होंगे उनको बोलें कि नहीं यार इस फैमिली में जुड़ते हैं। ठीक है, बच्चा कहता है नहीं नहीं सर हमें फायदा मिल रहा है, दूसरों को फायदा क्यों मिलना है, ये सोच ही गलत होती है। ठीक है, चलो जी, मैं आपको बस आपको भाई मान के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे सकता हूँ कि जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उतना आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई वाकई हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, और बाकी भगवान तो देख ही रहा है, बहुत जल्दी फैमिली हमारी बड़ी होगी, मुझे विश्वास है, बाकी सब आपके ऊपर है जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कैपिटल गेन के थोड़े बहुत टॉपिक पेंडिंग पड़े उसको कंप्लीट करके एमसीक्यूज करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अदर सोर्स की रिवीजन। अदर सोर्स की रिवीजन के बाद फिर फाइनली हमारा सबसे बड़ा चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा पीजीबीपी की रिवीजन का।
ठीक है, उसके हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कोशिश ये करते हैं कि मई के एंड तक हम रिवीजन अपनी पूरी कर दें, ताकि जून में मैं एक नया गेम लेके आऊंगा आपके लिए, एक नया गेम आपके लिए लेके आऊंगा, एमसीक्यूज क्विज। एमसीक्यूज के क्विज लेके आऊंगा, क्योंकि रिवीजन हमारी हो चुकी होगी, टेंशन हमारी खत्म हो चुकी होगी, फिर हमारे एमसीक्यूज 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 इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, एग्जामिनर कहेगा मेरे बच्चों को पेपर बनाऊं तो मैं कहां से बनाऊं। हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ये हमने कहीं ना कहीं स्टूडेंट दरबार के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा वेट करो उसके लिए, बट पहले कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से पहले एमसीक्यूज करेंगे वो मजा नहीं आएगा। थोड़े बहुत एमसीक्यूज बढ़िया बढ़िया साथ साथ कर रहे हैं, बट जो मेन एमसीक्यूज की गेम स्टार्ट होगी ना, वो होगी जून के महीने में। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम जून में तो होंगे ही नहीं, होंगे तो कहीं जुलाई में होंगे, उस टाइम तक तो हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप कहोगे सर कल ही पेपर ले लो चाहे। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच। और क्या करना है, ठोकना है नालायक को, चैनल को भी सब्सक्राइब वाला बटन होगा, ठोक दो उसको, और दोस्तों को भी बोल दो ठोक दो सब्सक्राइब वाले बटन को, और वो एक घंटी होती है, वो बेल क्या कहते हैं उसको, मेरे को बोलना नहीं आता, बेल आइकन को प्रेस, हाँ बेल आइकन